साथियों, पॉलिटी का पिटारा खुल चुका है। एक वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया है, अब मैं दूसरी वीडियो आपको शेयर करूंगा। साथियों, जिन लोगों ने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा हुआ है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे समय निकालकर जरूर देख डालेंगे। साथियों, मैंने आपसे कहा है कि दही में से मक्खन निकाल कर लाया हूं। ये मान के चलिए साथियों, जिस तरह से आप दही से मक्खन निकालते हैं, अर्थात मट्ठा मारते हैं, तब क्या होता है कि एक तरह से आपका मक्खन निकलता। उसी तरह से यदि आप देखते हैं तो पूरी पॉलिटी का निचोड़ मैं लेकर आया हूं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की 100% संभावनाएं हैं। साथियों, इस क्लास को यदि आप लोगों ने देख लिया, इसमें 10 क्लास मैं आपको दूंगा, जिसमें से एक क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, और ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। साथियों, वर्दी हमारी शान है। आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं पार्लियामेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट स्ट्रक्चर का मतलब हो जाता है संसद का संरचना की बात करते हैं। साथियों, संसद की संरचना की बात करते हैं, संसद का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखेंगे लोकसभा की बात करते हैं और राज्यसभा की बात करते हैं, और उसके बाद यदि आप देखते हैं तो राष्ट्रपति की बात की जाती है। ठीक है, इससे संबंधित आर्टिकल संसद के बारे में जो बताया गया है आर्टिकल 79 में बताया गया है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 79 में बताया गया है संसद के गठन के बारे में। तो आर्टिकल 79 में किसके बारे में बताया गया है, तो संसद के गठन के बारे में बताया गया है। साथियों, उसके बाद यदि आप देखते हैं तो राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 80 की बात करते हैं। लोकसभा की बात करते हैं तो आर्टिकल 81 में बताया गया है। साथियों, और राष्ट्रपति के बारे में अगर आप देखते हैं तो आर्टिकल 52 में कहा गया है कि हमारे पास एक राष्ट्रपति होना चाहिए। साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब इसमें यदि आप देखते हैं तो भारत की जो संसद है भैया, वो द्विसदनीय है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। साथियों, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे द्विसदनीय वाली व्यवस्था है भारत में। इसे केंद्र की विधायिका भी कहा जाता है। तो केंद्र सरकार को अगर कहीं से नियम बनाना होता है साथियों, तो केंद्र सरकार जो नियम बनाती है वो संसद से बनाती है। कहां से नियम बनाती है, तो संसद से नियम बनाती है या संसद में जाकर बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यदि आप देख लीजिएगा साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 से 3 बातें जो महत्वपूर्ण है वही मैं लिखाऊंगा, बताऊंगा। देखिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ये बात आप जानते हैं। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए साथियों, 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब ये हो जाता है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है साथियों, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और लोकसभा को भंग कौन करेगा भैया, राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति की बात करते हैं भैया, राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा को भंग करता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा को भंग करता है। किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। साथियों, अब हम ये जान लेते हैं कि लोकसभा राज्यसभा से पावर किन किन मामलों पावरफुल है, किन किन मामलों में। देखिए, एक तो अगर आप देखते हैं अनुच्छेद 110 के तहत, अनुच्छेद 110 के तहत अगर आप देखते हैं तो धन विधेयक की बात करते हैं, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, धन विधेयक को केवल और केवल यदि आप देखते हैं तो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस मामले में लोकसभा ज्यादा पावरफुल हो जाती है। साथियों, दूसरी बात करते हैं, बजट की बात करते हैं। बजट के बारे में बताया गया आर्टिकल 112 में बताया गया है। बजट के बारे में आर्टिकल 112 में बताया गया है। और बजट को भी सिर्फ और सिर्फ यदि आप देखते हैं लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस मामले में भी लोकसभा ज्यादा पावरफुल हो जाती है। साथियों, एक और बात याद रखिएगा, एक और बात याद रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव जो कि विपक्ष के द्वारा लाया जाता है सरकार के खिलाफ, जब सरकार के पास बहुमत नहीं होती है साथियों, तब क्या होता है, विपक्ष के लिए लाया जाता है। याद रखिएगा, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है सत्ता पक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव। अगर सरकार के पास बहुमत होती है तो सरकार आगे करंट मतलब एक तरह से चलती रहती है। अगर सरकार के पास बहुमत नहीं होते हैं साथियों, ये अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया तो मान के चलिए क्या होता है कि सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। साथियों, इस बात को याद रखिएगा। तो लोकसभा राज्यसभा से किन किन मामलों में ज्यादा पावरफुल है साथियों, जैसा कि बात करते हैं
सबसे पहले मैंने आपको बताया धन विधेयक के बारे में, दूसरा मैंने आपको बताया बजट के बारे में, और तीसरी बात करते हैं साथियों अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। साथियों इस बात को भूलिएगा नहीं, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा साथियों, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए जब क्या होता है, नया बिल बनता है, जब कोई नया बिल बनता है अर्थात नया कानून बनता है, तो नया बिल बनने पर अगर किसी भी तरह के लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट की बात करते हैं, तो उस डिस्प्यूट को शांत कराने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन अर्थात संयुक्त बैठक बुलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ बुलाते हैं। तो संयुक्त बैठक की बात करते हैं साथियों, कौन बुलाता है, एक कभी कभी पूछा जाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है साथियों, तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इस बात को याद रखिएगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है साथियों, वो क्या करता है, संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता करता है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। एक और बात याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं साथियों, तो इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा कि लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब नहीं होती है, कब नहीं होती है इनकी बैठक कब नहीं होती है, जब कोई बिल संशोधन वाला बिल रहे। संशोधन का मतलब हो जाता है जब कोई अमेंडमेंट वाला बिल रहेगा साथियों, उसमें अगर थोड़ा बहुत कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें किसी भी तरह के, आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान कब नहीं है, जब कोई बिल संशोधन वाला हो, और नया बिल होगा तो उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति बुलाएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे क्या होता है संशोधन वाले बिल पर क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही पड़ता है, ये राष्ट्रपति की बाध्यता है, ऐसा राष्ट्रपति को करना ही पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। नए बिल में क्या है, राष्ट्रपति अपने वीटो पावर वगैरह का इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा संशोधन बिल में ऐसा राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं महोदय। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 550 हो सकते हैं साथियों। राज्यसभा में कितनी हो सकती है, 250। लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 543 सदस्य हैं, और राज्य में सभा में देखा जाए तो 245 सदस्य हैं, जिसमें से 12 सदस्य को आप निकाल दीजिएगा जो कि राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत हुए हैं। राष्ट्रपति द्वारा यदि आप देखते हैं तो ये मनोनीत हुए हैं। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की बात करते हैं तो 12 सदस्य हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं साथियों। इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन टाइप की बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है भैया परोक्ष अर्थात इनडायरेक्ट रूप से होता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है साथियों, निर्वाचक मंडल के माध्यम से या निर्वाचन मंडल के माध्यम से। कौन कौन लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं, एक तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इस बात को याद रखिएगा। और दूसरी बात करते हैं साथियों, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे लोग वोट देते हैं। और जितने भी राज्य हैं, जैसे 28 राज्य हैं, 28 राज्य के जो एमएलए हैं, 28 राज्य के जो एमएलए हैं साथियों, उनकी बात करते हैं, वे क्या करते हैं, राष्ट्रपति को वोट देते हैं, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पांडिचेरी की बात करते हैं, इनके भी एमएलए राष्ट्रपति को वोट देते हैं। अब यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, जैसे अब कई बार ये छात्र सोचते हैं, मान लो कोई राज्य ऐसा है जो जहां पर चुनाव होने वाला है, तो फिर क्या होगा कि क्या वहां के पार्टिसिपेट करेंगे, क्या पूरा आने वाले, नहीं। तो अगर चुनाव होने वाला है, राज्य विधानसभा भंग हो चुकी है, तो फिर नहीं, तो वहां पर क्या होगा, चुनाव होने दीजिए, बाकी जो राज्य हैं उनके जो विधायक होंगे वे राष्ट्रपति को वोट देंगे साथियों। इस बात को याद रखिएगा। राष्ट्रपति के पास यदि आप देखेंगे तो आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान शक्तियां हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी के फांसी की सजा को माफ कर सकता है, उसके पास ऐसा अधिकार है। और एक बात याद रखिएगा साथियों, आर्टिकल 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब ये हो जाता है कि जब सीधे कोई कानून लाया गया हो साथियों, जो लोकसभा या राज्यसभा द्वारा पास ना किया गया हो, यानी कि ऐसा कब, किस कंडीशन में ऐसा होता है साथियों, तो ये उस कंडीशन में होता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा ये उस कंडीशन में होता है
जब लोकसभा या राज्यसभा अपने सेशन में नहीं होते हैं। जब लोकसभा या राज्यसभा अपने सेशन में नहीं होते हैं तब क्या होता है, सीधे कोई कानून लाना होता है तो राष्ट्रपति के थ्रू लाया जाता है। उस कानून को कहा जाता है अध्यादेश कहा जाता है, ठीक है, ऑर्डिनेंस कहा जाता है। और किस आर्टिकल के थ्रू है साथियों, आर्टिकल 123 के थ्रू। एक और बात याद रखिएगा, जैसे कि बात करते हैं राष्ट्रपति फांसी की सजा को तो माफ कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ सेना में अगर किसी को कोर्ट मार्शल हुआ है, सेना में किसी को कोर्ट मार्शल हुआ है तो उसको भी राष्ट्रपति हमारा माफ कर सकता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल है भैया, और 356 के तहत यदि आप देखते हैं राष्ट्रपति शासन है, और 360 के तहत अगर आप देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी है, अर्थात वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं। देखिए यदि आप देखते हैं नेशनल इमरजेंसी का प्रयोग कब किया जाता है, जब हमारे देश पर कोई देश आक्रमण कर दे, बाह्य आक्रमण पर, या हमारे देश के सैनिक आपस में लड़ने लगे, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी का यूज किया जाता है। राष्ट्रपति शासन का यूज कब किया जाता है साथियों, जब कोई राज्य एक तरह से संविधान के अनुसार काम न कर रहा हो तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उस राज्य में, ठीक है। वित्तीय आपातकाल का यूज कब किया जाता है, जब अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं यदि आप देखते हैं वित्तीय आपातकाल का प्रयोग तब किया जाता है जब भैया हमारे देश में यदि आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि वित्तीय स्थितियां गड़बड़ हो जाती है, तब ऐसा होता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, 1950 में इसे गठित किया गया था। एक और सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था आजादी के पहले 1774 में कोलकाता में, याद रखिएगा 1774 में 1773 के रिलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट 1950 में बना। और इसमें जो जज होते हैं भैया उनका टर्म कितना होता है, वो कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, इस बात को याद रखेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कितनी है, 2,80,000 की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या कितनी है, 34 है, एक चीफ जस्टिस है और 33 अन्य है भैया। एक और बात याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट को जजों को नियुक्ति कौन करता है, नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। उन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति ही। चाहे वो नियुक्ति की बात करें चाहे वो शपथ की बात करें, दोनों काम कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति करता है, अर्थात प्रेसिडेंट करता है। इस बात को याद रखिएगा। क्या आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं। हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो हाई कोर्ट की बात करते हैं भैया, तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका कार्यकाल 62 वर्ष होता है, इस बात को याद रखेगा। तो हाई कोर्ट के जजों का कार्यकाल 62 वर्ष होता है साथियों, ठीक है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है और शपथ कौन दिलाता है, ये पूछा जाता है। नियुक्ति करता है हमारा राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है भैया। उस राज्य का राज्यपाल क्या करता है, जिस राज्य का हाई कोर्ट का जज बन रहा है व्यक्ति, राज्यपाल क्या करता है, शपथ दिलाता है। इस बात को याद रखेगा, राज्यपाल शपथ दिलाता है, इस बात को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा महोदय, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा कि हाई कोर्ट की संख्या कितनी है हमारे देश में, 25 है साथियों, इस बात को याद रखिएगा। तो 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में, भूलिएगा नहीं साथियों, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, जानते हैं। राज्यपाल क्या नहीं कर सकता है, फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता है, और कोर्ट मार्शल में अपना कोई दखलंदाजी नहीं दे सकता है साथियों, इस बात को याद रखिएगा। अब है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जिसे भारत का महान्यायवादी कहा गया है साथियों, ठीक है। तो भारत के महान्यायवादी की बात करते हैं, ठीक है। ये भारत सरकार का वकील होता है, भारत सरकार का एक तरह से लीगल एडवाइजर या वकील होता है भैया, इस बात को याद रखेगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकता है, अपनी बात रख सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता है, तो वोट नहीं दे सकता है, याद रखेगा। वोट देने का प्रावधान इसके हाथ में ये पावर नहीं है, क्योंकि ना तो ये लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, इस बात को याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट बॉडी है साथियों, जिसे 1950 में स्थापित किया गया था साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों। तो जैसा कि बात करते हैं, आज अगर आप देखते हैं तो हमने प्रेसिडेंट के बारे में जान लिया और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लिया इस वीडियो में, पार्लियामेंट के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से हमने समझ लिया साथियों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कुछ अन्य चीजों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को यह सेशन बढ़िया लग रहा है तो जाते जाते कमेंट करके जरूर जाइएगा और एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।